जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, सामर्थ्य एकेडमी के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे द्वारा इंडियन पॉलिटी की क्लासेस चलाई जा रही है और उन क्लासेस में हमने जो बेसिक डिटेल्स है वो कवर कर लिए थे। तो उन बेसिक डिटेल में हमने क्या देखा था, किस तरीके से हमारा संवैधानिक विकास हुआ, कैसे जब अंग्रेज थे उस समय पर किस प्रकार के कानून पास हुए वो हमने देखा। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से संविधान सभा का निर्माण हुआ और उस संविधान सभा के माध्यम से आज का जो हमारा संविधान, जो हम आज संविधान देखते हैं, वो हमारे हाथ में कैसे आया, है ना। तो वो सारी डिटेल्स हमने देख ली है कि किस तरीके से पहले दिन कौन से दिन बैठक हुई, 9 दिसंबर को कैसे बैठक हुई, है ना, उसमें कितने लोग प्रेजेंट थे, और जब 26 नवंबर को ये डॉक्यूमेंट साइन किया गया उस दिन कितने लोग प्रेजेंट थे, कितने लोग प्रेजेंट थे, 284 लोग, और पहले दिन कितने लोग प्रेजेंट थे, 211 लोग। तो ये सारी डिटेल्स हमने देख ली और कितना समय लगा उसमें। अब हम क्या देखेंगे कि ये संविधान आखिर जिस प्रकार का संविधान है उसकी विशेषताएं क्या है, क्योंकि अब बनकर तो तैयार हो गया। अब अनेक जो लोग हैं वो इस पर टिप्पणियां कर रहे हैं कि ये संविधान कैसा दिखता है ना, इसकी क्या फीचर्स है, वो जानना भी जरूरी है। सिर्फ ये नहीं होता है कि आप संविधान लिख दिए हैं, है ना, संविधान किस तरीके से लिखा गया है, कितने देशों से संविधान लिया गया है। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हाँ, अलग अलग कमिटियां बनी है, तो वो अलग अलग कमिटियां क्या कर रही थी, वो दूसरे दूसरे देशों का संविधान को स्टडी कर रही थी, उससे कोशिश कर रही थी कि हमारे देश में क्या लागू हो सकता है, इस देश की जो देश काल समय परिस्थिति को देखते हुए क्या चीज किसी भी देश से बेस्ट जो हमारे लिए है उसको कैसे अपनाया जा सकता है। तो वो चीज भी ली गई थी हमारे संविधान में। और जो पुराने अंग्रेजों ने कानून बनाए थे जिसके साथ हमारा अच्छा खासा एक्सपीरियंस था, क्योंकि हमने उस कानून के तहत हमने कुछ सरकारें भी चलाई थी, भले थोड़ी ही पावर के साथ, लेकिन हमें उसका एक्सपीरियंस भी था। तो उस एक्सपीरियंस को देखते हुए हमने वहां से भी कुछ चीजें उठाई। तो ओवरऑल इससे क्या हुआ, हमारा संविधान तैयार हुआ। और आज हम उन्हीं सब फीचर्स को देखेंगे कि संविधान तैयार होने के बाद आपका संविधान किस तरीके से दिख रहा है, क्या इसकी काबिलियत है, क्या खूबियां है। ठीक है, तो आइए देर ना करते हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और जो भी बच्चे हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं वो क्या करेंगे, हमारे चैनल को करेंगे सब्सक्राइब और बेल आइकन को करेंगे प्रेस, जिससे जब भी हमारी क्लास आएगी आपको क्या मिलेगा, समय पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप हमसे जुड़कर पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले जो चीज आती है वो ये है कि आपका संविधान शब्द का तात्पर्य क्या है ना। तो संविधान आखिर बना क्यों है, संविधान बनने का औचित्य क्या था। इसका सिंपल सा मतलब था कि किस तरीके से आपकी सरकारें चलेगी, जनता और सरकार के बीच में कैसा रिश्ता होगा, ये कौन डिफाइन कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है आपका संविधान, है ना। जनता को किस प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी, क्या उनके अधिकार होंगे, जब हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे क्या अधिकार होंगे, है ना, और किस तरीके का राज्य का शासन होना चाहिए, और क्या हमारी ड्यूटी है, क्या कर्तव्य है हमारे इस देश के प्रति। तो ये सब क्या करता है, संविधान बताता है। तो देख लेते हैं, संविधान शब्द का तात्पर्य उन सिद्धांतों से है जो सरकार के संगठन कार्य प्रणाली के साथ साथ सरकार और आम नागरिकों के बीच उनके अधिकारों कर्तव्यों के संबंध को रेखांकित करते हैं, है ना। तो जो चीज मैंने कही थी वही बात संविधान को डिफाइन कर रहा है। सरकार और जनता के बीच में रिश्ता ही संविधान का बेसिस है कि कैसा रिश्ता होगा। ठीक है, अब हम संविधान को और क्या क्या कहते हैं, देश का मौलिक कानून, है ना। संविधान ही आपका फंडामेंटल लॉ है इस देश का। अगर पूछ लिया जाए कि देश का मौलिक कानून किसे कहा जाता है तो आपका क्या जवाब होगा, भारतीय संविधान को देश का मौलिक कानून कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा और क्या क्या चीज कही जाती है, देश का सर्वोच्च कानून है। अब देखो, सर्वोच्च कानून क्यों कहा जा रहा है, जब भी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, है ना, कहीं पर भी विवाद की स्थिति होगी तो क्या कंसिडर किया जाता है, यह देखा जाता है कि संविधान में क्या प्रोविजंस हैं, क्या संविधान के अनुसार ये कानून सही है कि नहीं है। तो इसलिए क्या बन जाएगा, ये देश का सर्वोच्च कानून बन जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में, ये क्या है, आपका फंडामेंटल लॉ भी है और सुप्रीम लॉ भी है
है ना, सुप्रीम लॉ ऑफ द स्टेट। अब देश का बुनियादी कानून भी है, बेसिक लॉ भी है, ठीक है, बेसिक लॉ भी यहीं से डिराइव हो रहा है, ठीक है, सुप्रीम कानून है, बेसिक लॉ है, फंडामेंटल लॉ है, सब कुछ है, ठीक है। और क्या है, सरकार का लेख पत्र है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट। ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट कहां से, जो डीपीएसपी जब पढ़ोगे ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसमें दिया हुआ है कि सरकार को किस तरीके से शासन करना चाहिए, ठीक है। जब सरकार को किस तरीके से शासन करना चाहिए तो क्या बन जाएगा, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट, यानी सरकार का लेख पत्र, ठीक है। ये एक तरीके से सरकार के लेख पत्र के रूप में भी क्या करता है, काम करता है। उसके बाद क्या हो जाएगा, देश का नियम, ठीक है, रूल ऑफ स्टेट। तो किस तरीके से इस देश में नियम बनना चाहिए, है ना, जैसे सिटीजनशिप की बात हुई, है ना, नागरिकता की बात हुई, तो किन्हें नागरिकता मिलनी चाहिए और किन्हें नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए, ये नियम कौन बना के दिया है, ये संविधान बना कर दिए हैं, ठीक है। और आपका वोटिंग का राइट 18 साल के लोगों को होगा कि 21 साल के लोगों को होगा, ये कानून कौन बना रहा है, ये संविधान से हमको पता चल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, आपके देश का कानून भी हो जाएगा, देश का नियम भी हो जाएगा। और क्या कह सकते हैं इसको, राज्य व्यवस्था की बुनियादी संरचना, ठीक है, किस तरीके से आपकी राज्य व्यवस्था चलेगी, इसका बेसिक स्ट्रक्चर ही कौन डिफाइन कर रहा है, आपका संविधान डिफाइन कर रहा है, ठीक है। उसके बाद देश का मूल नियम, ठीक है, के रूप में भी इसको वर्णित है। तो क्या क्या बोला जा रहा है, आपका मौलिक कानून है, आपका सर्वोच्च कानून है, आपका बुनियादी कानून है, और आपका सरकार का लेख पत्र है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट है ना, देश का नियम है, और क्या आपका राज्य व्यवस्था की बुनियादी संरचना है। तो इतने प्रकार से अगर आपको कहा जाता है कि ये किसको कहा जा रहा है, तो आपका क्या जवाब होगा, भारत के संविधान को ये सब तरीके से डिफाइन किया जाता है, ठीक है। कभी कभी जब वनडे एग्जाम होता है तो वन लाइनर में ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं, अब संविधान को अलग अलग तरीकों से वर्गीकृत किया गया है, ठीक है, क्योंकि हर एक देश में संविधान का बनने का तरीका बहुत अलग होता है, ठीक है। और जो वर्गीकरण वाला है ना, ये ना सिर्फ वनडे एग्जाम के लिए, जो सीजीपीएससी मेंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब वहां पे कंपैरिजन वाली चीजें आती है कि आप भारत और अन्य देश के संविधान को कंपेयर करिए, तो आपका क्वेश्चन यहीं से बनने वाला है, ठीक है। तो पहला क्या है आपका, विकसित संविधान, यानी इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब क्या है, आपका समय के साथ विकसित हुआ। अब समय के साथ कैसा कानून, कैसा संविधान विकसित होगा, जो किसी प्रैक्टिस के द्वारा आ रहा है ना। जैसे ब्रिटेन में क्या होता है, ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है ना, वहां पर जो पहले से प्रथाएं चली आ रही है उसको बेसिस मानकर क्या किया जाता है, संविधान को इवॉल्व किया गया है, ठीक है। तो क्या क्या इसमें क्रमिक विकास का परिणाम है, सम्मेलनों, प्रथाओं, न्यायिक निर्माण में प्रावधान, ठीक है। तो जो पुरानी चीजें चली आ रही है कि हाँ ये चीज ऐसी होनी चाहिए, उसके आधार पर जो संविधान बना है उसको बोलोगे आप क्या, विकसित संविधान या इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इंग्लैंड का जो संविधान है उसको आप क्या बोलते हो, इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन या विकसित कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद अगला क्या आपका, अधिनियमित संविधान या इनेक्टेड संविधान, जो संविधान को आप सोच समझ कर बनाते हो। जैसे भारत के संविधान की जब बात की जाती है तो हम क्या बोलते हैं, कितना दिन लग गया, 2 साल 11 महीने 18 दिन, मतलब इतने दिन तक क्या कर रहे थे, सोच रहे थे, समझ रहे थे, है ना। और कितने देशों से समझा है, 60 देशों से, 60 देशों के आपके संविधान को पढ़ा गया है। तो क्या किया है हमने, सोच समझ कर इस संविधान का निर्माण किया है। जब आप सोच समझ कर किसी चीज को निर्माण करोगे तो वो क्या कहलाएगा, आपका अधिनियमित संविधान या इनेक्टेड संविधान। एग्जाम्पल के लिए क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान या अमेरिकी संविधान, ठीक है। तो समझ आ गया विकसित संविधान और अधिनियमित संविधान के बीच में डिफरेंस, ठीक है। तो ये डिफरेंस भी आपको पूछा जा सकता है मेंस के एग्जाम में। अगला देखते हैं, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। अब देखो लिखित संविधान फिर से वही हो जाता है कि आप डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं, डिफरेंट आप अपनी देश की परिस्थितियों को देखते हैं
और उसके बाद पूरा का पूरा रूल और लॉ, जैसे भारत का संविधान है, भारत के संविधान में हर एक चीज डिफाइंड है, मोस्टली, हर एक चीज बोलना तो गलत हो जाएगा, अधिकतर चीजें डिफाइंड है कि किस सिचुएशन में आपको किस तरीके से काम करना है, सरकार को या फिर आम नागरिकों को किस सिचुएशन में किस तरीके का काम करना है, ये हमारे संविधान में परिभाषित है। ठीक है, तो इस तरीके का अगर संविधान आएगा तो क्या होगा, वो कहलाएगा आपका लिखित संविधान। देख लेते हैं, किसी पुस्तक या दस्तावेज में प्रावधान जो संविधान सभा या संवैधानिक सम्मेलनों द्वारा व्यापक विचार विमर्श तैयार किए जाते हैं, उदाहरण पर अमेरिका, कनाडा, जापान, भारत। ठीक है, तो प्रॉपर विचार विमर्श के द्वारा लिखा गया इस देश के लिए क्या सही हो सकता है। अलिखित संविधान में अगेन वही ब्रिटेन का संविधान आ जाएगा, जो कि लगातार आपके प्रचलन प्रणाली है ना, उस तरीके के मामलों से चले आ रहे हैं, न्यायिक कुछ जजमेंट हो गया, उसको देखते हुए संविधान चल रहा है, तो वो आपका क्या हो जाता है, आपका अलिखित संविधान है। तो अलिखित संविधान में क्या क्या एग्जाम्पल है, आपका इजराइल है, न्यूजीलैंड है, यूनाइटेड किंगडम है। ठीक है, प्रथाओं, सिद्धांतों, कानूनों, न्यायिक निर्णयों। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, दोनों के बीच में डिफरेंस। अगला देखते हैं, संघीय संविधान होता है एक, और एक होता है आपका एकात्मक संविधान। अब देखो, संघीय संविधान से मतलब क्या है, फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें देखो, एक है आपका फेडरल या संघीय, और एक है आपका यूनिटरी या आपका एकात्मक। जब भी फेडरल वर्ड की बात आएगी ना, तो आप क्या समझोगे कि आपका संविधान के द्वारा केंद्र और राज्य दोनों का रोल निर्धारित होगा कि ये शक्ति केंद्र की है, ये शक्ति राज्य की है। ठीक है, और ऐसे संविधान कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं, मतलब जिनको बदलने में काफी मुश्किलें आती है, क्योंकि अगर संविधान को बदलना आसान होगा तो क्या हो जाएगा उससे कि केंद्र अपने पक्ष में उस संविधान को बदल देगा। और यूनिटरी या एकात्मक समझना है तो सीधी बात है, केंद्र के पास अधिकतम पावर है ना, केंद्र के पास शक्ति। ऐसा नहीं है कि ऐसे केस में राज्य सरकारें नहीं होगी, बट वो राज्य सरकारें भी संविधान से अपना शक्ति ना लेकर केंद्र से अपना शक्ति लेगी, है ना, केंद्र के रहमो करम पर वो पलेगी। तो इस तरीके के संविधान का कौन सा एग्जांपल है आपका, ब्रिटेन का संविधान, और इसका क्या एग्जांपल है आपका, यूएसए का संविधान। ठीक है, यूएसए का संविधान आपका क्या बताता है कि ये क्या है, आपका फेडरल गवर्नमेंट है, और ब्रिटेन का संविधान क्या बता रहा है आपका, ये एकात्मक सरकार है, एकात्मक कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, देख लो, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन करता है, जो हमने देखा, और स्वतंत्र संचालन, है ना, स्वतंत्र संचालन क्यों हो पा रहा है, क्योंकि आपका जो है संविधान में क्लियरली चीजें डिफाइंड है कि ये राज्य सरकार का पावर है, ये केंद्र सरकार का पावर है, इसमें क्या नहीं करना है, इंटरफियर नहीं करना है किसी को। ठीक है, तो क्या क्या उदाहरण है, यूएसए, स्विट्जरलैंड, कनाडा, रूस, ब्राजील, तो ये सब किसके उदाहरण है, आपके फेडरल सरकार के उदाहरण है ना, संघीय सरकार के उदाहरण है। उसी प्रकार एकात्मक का क्या है, राष्ट्रीय सरकार में शक्ति का संकेंद्रण, यानी सब शक्ति किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। क्षेत्रीय सरकार अधीनस्थ होती है, यानी उसके रहीमो करम पर पल रही है, जो हमने देख लिया। क्या क्या एग्जांपल इसके, यूके, फ्रांस, जापान, चीन, इटली, नॉर्वे। तो बेसिक है ना, ज्यादा एग्जांपल्स याद नहीं होते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि किसी भी संविधान की जो प्रणाली है उसको क्या करना है आपको, सिंपल सी बात है, किसी एक देश को रखकर याद कर लेना है। तो अगर फेडरल सरकार की बात आएगी तो आपको अमेरिका याद कर लेना है, और अगर एकात्मक सरकार की बात आएगी तो आपको क्या याद रख लेना है, ब्रिटेन याद रख लेना है। इसके अलावा भी क्या आपका आ जाएगा, फेडरल सरकार में रूस आ जाएगा, ब्राजील आ जाएगा, एकात्मक में क्या आ जाएगा, फ्रांस आ जाएगा, जापान आ जाएगा, आपका चाइना आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें आ जाएगी। अब देखो, अब देखो और क्या,
प्रक्रियात्मक संविधान और निर्देशात्मक संविधान। प्रक्रियात्मक से क्या समझ आ रहा है कि उस संविधान में हर चीज का एक प्रक्रिया मेंशन होगा, है ना, कानूनी और राजनीतिक संरचनाओं को परिभाषित करता है तथा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और मानवाधिकार की रक्षा के लिए कानूनी सीमाएं निर्धारित होती है। हर चीज के लिए एक लिमिट्स है, प्रक्रिया है। लेकिन निर्देशात्मक में क्या है, निर्देश दिया जाता है कि आपको इस तरीके का आप काम कर सकते हो। देखते हैं, सामाजिक लक्ष्यों पर व्यापक सहमति स्थापित करता है, सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त करने में सार्वजनिक प्राधिकारियों का मार्गदर्शन करता है। मतलब क्या हो रहा है कि थोड़ा सा निर्देश दिया गया है कि आप इस तरीके से कर सकते हैं और उसमें आपको क्या करना है, कंसेंसस बनाना है, कंसेंसस बनाना है। ठीक है, तो ये दोनों इस तरीके का डिफरेंस हो जाता है। ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा नहीं पूछा जाता है, बट आपको इसके अलावा क्या क्या याद रखना है, जो मेन चीजें हैं, आपका संघीय सरकार या एकात्मक, ठीक है, और क्या है, लिखित है, अलिखित है, उसके बाद क्या था आपका, संसदीय प्रणाली है या आपका अध्यक्षीय प्रणाली है। ठीक है, और क्या देखा हमने, विकसित संविधान है या फिर आपका अधिनियमित संविधान है। ठीक है, विकसित संविधान है या अधिनियमित संविधान है। तो ये मेन जो 4 प्रकार है, यही मेन आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखो, कठोर संविधान और लचीला संविधान, यानी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो, रिजिड और फ्लेक्सिबल से क्या समझ सकते हो, कठोर संविधान वो संविधान होगा जिसको बदलने में आपकी हालत खराब हो जाएगी, है ना, बहुत सारे कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेजोरिटी चाहिए, तब जाके वो क्या हो सकता है, आपका कठोर संविधान जो है बदला जा सकता है। ठीक है, जैसे कि आपका यूएस में होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है, स्विट्जरलैंड में होता है। ठीक है, और लचीले संविधान में क्या हो जाएगा, एकदम सिंपल मेजोरिटी से, ज्यादा तामझाम ना करते हुए आप कभी भी कानूनों को बदल सकते हो। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे आपके, यूके, न्यूजीलैंड। अब जो भारत है ना, भारत क्या है, भारत इन दोनों का मिक्सचर है। जब आर्टिकल 368 लग जाता है तो आपका क्या हो जाता है, ये रिजिड बन जाता है। लेकिन कई सारे कानून जब सिंपल मेजोरिटी से, सामान्य बहुमत से, सामान्य बहुमत से पास हो जाते हैं, तब वो क्या हो जाता है, आपका लचीला हो जाता है। तो भारत क्या है, किसी समय पर कठोर हो जाता है, किसी समय पर लचीला हो जाता है भारत का संविधान। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबल एंड रिजिड। ठीक है, तो इसलिए इसको इलास्टिक कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, इलास्टिक कॉन्स्टिट्यूशन, लचीला संविधान। अगला देखते हैं, अब क्या क्या फीचर्स हैं। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि संविधान किन प्रकार से होता है, अब हम क्या देखेंगे, भारत का संविधान स्पेशली किस प्रकार का है। तो सबसे पहला जो फीचर है वो है सबसे लंबा लिखित संविधान, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये लेंथीएस्ट क्यों हुआ, क्यों हुआ लेंथीएस्ट, क्योंकि आपने लगा दिए 2 साल 11 महीने और 18 दिन। अब इतने दिनों तक आप संविधान बनाओगे तो बहुत सारी चीजों को सोच रहे हो, 11 सेशंस भी लग गए, 60 देशों का संविधान भी देख लिया। ठीक है, 60 देशों का संविधान भी देख लिया, तो आपका क्या बन गया, ये लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। अब इस संविधान में आपका 395 तो आर्टिकल हो गया है और 8 तो आपका शेड्यूल हो गया है। ठीक है, तो इतना बड़ा जो संविधान है वो सारी चीजें आपकी डिफाइंड है, तो आपका क्या हो गया, वो लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। ठीक है, मूल संविधान 1949 में एक उद्देशिका 395 अनुच्छेद
22 भागों में विभाजित और 8 अनुसूचियां शामिल था। ठीक है, तो ये चीज है। विशाल आकार के लिए क्यों है विशाल आकार इसका? अगर कोई पूछ ले कि क्या कारण है कि भारत के संविधान का आकार वो बहुत ज्यादा विशाल है, तो देखो, जिसके उत्तर में आपका हिमालय है, दक्षिण में समुद्र है, तो भारत जो है ना पल पल में बदल जाता है। इतना लंबा भारत है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक, है ना, बहुत सारी वैरायटी है। आपको ट्राइबल के लिए अलग से कानून बनाने हैं, आपको शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन भी देना है, आपको महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजंस भी करने हैं। तो इतनी ज्यादा वैरायटी है इस देश में कि आपका संविधान अपने आप लंबा हो जाता है, क्योंकि सबको सेटिस्फाई करते हुए चलना है। ठीक, और दूसरी चीज भी क्या थी कि ये केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक सिंगल संविधान है ना। राज्य के लिए हमारे पास अलग सा कोई संविधान नहीं है। ठीक है, केंद्र के लिए भी वही संविधान रहेगा, राज्य के लिए भी वही संविधान रहेगा। अगला फीचर क्या है इसका? विभिन्न स्रोतों से लिए गए प्रावधान, ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। कितने सोर्सेस? 60 सोर्सेस, है ना, 60 देशों से लिया गया है। तो मेनली कहां से लिया गया है? भारत का संविधान अधिकांश प्रावधान विभिन्न अन्य देशों से के संविधान के साथ साथ वर्ष 1935 में भारत शासन अधिनियम से लिया गया। तो अन्य देश में कौन कौन से हैं? यूएसए, यूके, यूएसएसआर, जापान, आयरिश, फ्रांस, ठीक है, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, है ना, जर्मनी और कनाडा। ऐसे देशों से जो लिए तो 60 देशों से, बट ये जो देश है इससे बहुत ही संविधान के महत्वपूर्ण भागों को लिया गया है। तो इसलिए ये सब जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, अगला फीचर क्या है इसका? फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बाइस। अब देखो, फेडरल सिस्टम हमने देखा था ना, यानी एकात्मक की ओर झुकी हुई संघीय व्यवस्था। अब ऐसा क्यों कहना है? ऐसा इसलिए कहना है कि भारत की व्यवस्था संघीय तो है, आपकी राज्य का पावर क्या होगा और केंद्र का पावर क्या होगा ये चीजें डिफाइंड तो है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ इमरजेंसी प्रोविजंस ऐसे हैं जो भारत की सरकार को केंद्रीकरण का अवसर देती है। जैसे कि जो भी इमरजेंसी प्रोविजंस है, चाहे वो नेशनल इमरजेंसी हो या आपका राष्ट्रपति शासन हो या फिर आपदा का सिचुएशन हो, उसमें क्या होता है, आपकी केंद्र सरकार के पास अथाह पावर हो जाती है। तो संघीय व्यवस्था होते हुए भी वो क्या है, एकात्मक बन जाती है। दूसरी चीज क्या है, आपका लिस्ट डिवाइडेड है। एक क्या है आपका केंद्र सूची, एक है राज्य सूची, एक समावर्ती सूची। उसके अलावा एक और सूची है रेसिडुअल पावर, है ना, जो सूची अभी तक शामिल नहीं की गई है। उस सूची में भी किसको अधिकार है? केंद्र को अधिकार है। ठीक है, तो इस तरीके जो फीचर्स है भारत के संविधान को, उसको क्या बनाते हैं? संघीय तो है लेकिन एकात्मक की ओर झुकाव भी है। देखते हैं, लेकिन हमारे संविधान में कहीं भी संघ वर्ड का मेंशन नहीं है। ठीक है, हमारा आर्टिकल 1 क्या कहता है? भारत को राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट से संबोधित किया गया है। ठीक है, संघीय सरकार की क्या व्यवस्थाएं होती है? विशेषताएं होती है, व्यवस्थाएं बोल रहा ना, विशेषताएं क्या होती है? 2 सरकारें होती है। 2 सरकार का मतलब क्या हो गया आपका? केंद्र में एक ऊपर एक सरकार होगी, राज्य में एक सरकार होगी, तो 2 सरकारें होती है। शक्तियों का क्लियर विभाजन होता है, क्लियर विभाजन। और क्लियर विभाजन तभी होगा जब आपका संविधान कैसा होगा? लिखित होगा। तो संविधान क्या होना चाहिए? लिखित होना चाहिए। द्विसदनात्मक होता है, राज्यसभा भी होगा, लोकसभा भी होगा। तो आपका क्या होता है? द्विसदनात्मक होता है। और संविधान की सर्वोपरिता होती है ना, संविधान को सर्वोच्च माना जाता है। किसमें? आपका फेडरल सिस्टम में।
लेकिन जब आप एकात्मक की बात करते हो तो एकात्मक में क्या होता है, आपका जो दो सरकार है वो एक सरकार में सिकुड़ जाती है ना, एक मजबूत केंद्र की सरकार होती है, एकल संविधान होता है, एकल नागरिकता होती है। अब देखो भारत में एक ही संविधान है, एक ही नागरिकता है, कोई ड्वेल नागरिकता का प्रावधान नहीं है जैसे अमेरिका में है कि अमेरिका में आप एक तो अमेरिका का नागरिक रहोगे और दूसरा आप किसी एक राज्य के, जैसे मिशिगन हो गया तो आप मिशिगन के भी नागरिक हो और अमेरिका के भी नागरिक हो, तो ड्वेल सिटीजनशिप मिलता है। लेकिन भारत में क्या मिलता है, सिंगल सिटीजनशिप। और क्या आपका एकीकृत न्यायपालिका, तो भारत का न्यायपालिका भी क्या है, एकीकृत है, इंटीग्रेटेड है। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं, ये अखिल भारतीय सेवाएं भी भारत के संविधान को एकात्मकता की ओर झुकाव देती है। और आपातकालीन प्रावधान, उसको मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि किस तरीके से आपातकालीन प्रावधान भारत के संविधान को एकात्मकता की ओर झुकाती है। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला फीचर क्या है, रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कठोरता और लचीलापन। जब हम इसका डेफिनेशन देख रहे थे तभी मैंने क्लियरली डिफाइन कर दिया था कि आपका भारत का संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। जैसे इसके फीचर्स को देख लेते हैं। ठीक है, अब आपके कुछ, जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन है ना, अब इसका बदलाव करना है तो आपको क्या लगेगा, 2/3 मेजोरिटी लगेगी और आधे स्टेट का समर्थन लगेगा। ठीक है, वहीं पर राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, तो क्या लगेगा, सामान्य बहुमत लगेगा। अंतर समझ में आ रहा है कि एक तरफ इतना आसान है भारत के संविधान को बदलना कि सामान्य बहुमत से हो जा रहा है, 50% लोग आए हैं जो प्रेजेंट है, बैठे हैं, उनके बहुमत से हो जा रहा है। दूसरी तरफ इतना मुश्किल है कि 2/3 मेजोरिटी भी लग रहा है और साथ में आपके आधी स्टेट का समर्थन भी चाहिए। समझ रहे हो बात को कि कैसे ये कठोर भी है और ये लचीला भी है, यानी रिजिडिटी विथ फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, ये क्या है, ब्लेंड ऑफ बोथ है। अगला फीचर क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय शासन प्रणाली। भारत में क्या है, संसदीय शासन प्रणाली है ना, इसको वेस्टमिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, केंद्रीय गवर्नमेंट भी कहा जाता है, कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान ने अमेरिकी राष्ट्रपति शासन प्रणाली की तुलना में ब्रिटिश संसदीय प्रणाली वेस्टमिनिस्टर मॉडल को प्राथमिकता दी है, जिससे कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी रहती है। क्या रहता है, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होता है किसको, लेजिस्लेटिव को, कार्यपालिका उत्तरदायी है आपकी विधायिका को, संसद के प्रति। ठीक है, अब संविधान में केंद्र और राज्य दोनों को संसदीय प्रणाली स्थापित कराता है। ठीक है, हमारे यहाँ क्या होता है, पीएम भी है और सीएम भी है। अब इसकी क्या विशेषताएं हैं, अब इसमें नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका की उपस्थिति। नाम मात्र कौन है हमारे यहाँ, राष्ट्रपति, और वास्तविक जो आपके अध्यक्ष है वो कौन है, प्रधानमंत्री। ठीक है, उसके अलावा क्या है, बहुमत दल का शासन। तो अभी जैसे बीजेपी की सरकार है, बीजेपी को है 240 सीट सबसे ज्यादा, और उनकी गठबंधन को 292 सीट, तो इसलिए किसकी सरकार है, एनडीए की सरकार है। ठीक है, बहुमत दल का शासन, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व। तो जैसे कि भारत में नेतृत्व कौन कर रहा है, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, और छत्तीसगढ़ का नेतृत्व कौन कर रहा है, माननीय विष्णुदेव साय जी। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी संसदीय प्रणाली में आपका पीएम या सीएम नेतृत्व करता है। जैसे अभी दिल्ली का सीएम कौन बना है, रेखा गुप्ता। ठीक है, कौन बनी है, रेखा गुप्ता। उसके बाद विधानमंडल में मंत्रियों की सदस्यता,
है ना, मंत्रियों को सदस्य होना चाहिए, चाहे आप निचले सदन से आओ या उचले सदन से आओ, ठीक है। और निचले सदन का विघटन भी होता है संसदीय प्रणाली में। जो आपका अपर हाउस है वो क्या होता है, परमानेंट हाउस होता है, बट जो लोअर हाउस होता है वो आपका क्या होता है, टेम्पररी होता है, उसका विघटन हो ही सकता है, ठीक है। अगला देखो, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोपरिता का संश्लेषण। अब देखो ब्रिटेन में क्या होता है, ब्रिटेन में यह माना जाता है कि संसद जो है वो सुप्रीम है, संसद से ऊपर कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, भारत में ऐसा नहीं होता, ठीक है। एक बार फीचर्स देख लो, फिर मैं अब संसद की संप्रभुता की बात हुई, तो भारत का संसद क्या संप्रभु है, यह सवाल आता है। तो आपका जवाब होगा भारत का संसद संप्रभु नहीं है, ठीक है। और क्या भारत का जुडिशियरी किसी सुप्रीम है, तो उसका जवाब भी होगा भारत का जुडिशियरी जो है, न्यायालय जो है वो क्या है, आपका सुप्रीम नहीं है, सर्वोपरि नहीं है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्या होता है, भारत के संसद द्वारा अगर कोई कानून बनाया जाता है और सुप्रीम कोर्ट को लगता है, हाईएस्ट कोर्ट को लगता है, यानी सुप्रीम कोर्ट को लगता है, उच्चतम न्यायालय को लगता है कि ये कानून जो गलत बनाया गया है, तो उसको क्या कर सकती है, उस कानून को खारिज कर सकती है, नल एंड वॉइड कर सकती है। जैसे उदाहरण के लिए समझो, भारत के संसद द्वारा एनजेसी कानून बनाया गया, ठीक है। एनजेसी, यही सवाल आपका आया था 2025 के सीजीपीएससी के एग्जाम में, एनजीएसी के कुछ फीचर्स। तो एनजीएसी का क्या काम था, जो जजेस का अपॉइंटमेंट था उसको डील करता था ये, ठीक है। लेकिन अभी क्या होता है, जजेस अपने आप में डील कर लेते हैं, तो जजेस को ये अच्छा नहीं लगा कि हमसे कौन होते हैं संसद वाले अधिकार चुनने वाले, है ना, उनसे कैसे अधिकार छीन सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इस एनजेएसी को नल एंड वॉइड करार दिया गया, किसके माध्यम से, जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से। इसको खारिज कर दिया गया कि एनजेएसी आपका संविधान सम्मत नहीं है। तो क्या हुआ, अगर हमारा संसद सुप्रीम होता तो क्या सुप्रीम कोर्ट एनजेएसी को खारिज कर पाती जुडिशियल रिव्यू के थ्रू, क्या कर पाती, नहीं कर पाती। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, आपका सुप्रीम कोर्ट को जब भी लगता है कि ये कानून असंवैधानिक है, तब भी वो क्या करती है, उस संविधान, उस कानून को खारिज कर देती है, ठीक है। उसी तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट की बात सुनो। एक बार क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने 1984 में एक जजमेंट दिया, साहबानो, एक ये बूढ़ी महिला थी, उस केस में क्या जजमेंट दिया कि इस बूढ़ी महिला को अपने पति द्वारा एलिमनी मिलनी चाहिए, यानी गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। अब उस समय तक मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता मिलने का कोई प्रावधान नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को संसद ने पलट दिया। क्यों पलटा, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति थी, ठीक है। ये तो ऑफिशियल बात है जो कि अनऑफिशियली कही जाती है, लेकिन इससे क्या समझ आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी सुप्रीम नहीं है ना। उसको भी चेक करने के लिए कौन बैठा हुआ है, संसद बैठा हुआ है, और संसद को चेक करने के लिए कौन बैठा है, सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है। तो इसको क्या कर दिया गया, इस जजमेंट को खारिज करवा दिया गया, इस कानून को खारिज करवा दिया गया कि साहबानों को कोई भी मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो आप दो केसेस देख रहे हो, एक जगह पर पार्लियामेंट की बात को सुप्रीम कोर्ट पलट रहा है और दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट की बात को पार्लियामेंट पलट रहा है, ठीक है। तो बात आ रही है समझ में कि ये किस तरीके से चीजें चल रही है। अगला देखते हैं। अब आपके न्यायालय को एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायालय, न्यायपालिका कहा जाता है। एकीकृत किस सेंस में,
कि आपका जुडिशरी के बाद जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है वो आती है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के बाद आप आते हो सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, एक साथ जुड़ी हुई जुडिशरी है। जैसे अमेरिका में क्या होता है कि केंद्र के लिए एक होती है फेडरल कोर्ट, वहां पर केंद्र से जुड़े मामले सुलझे जाते हैं, और एक होता है प्रांतीय कोर्ट, वहां पर राज्य से जुड़े मामले सुने जाते हैं। बट भारत में ऐसा नहीं है। भारत में आप राज्य के मेनली मामले सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाते हैं, और अगर वहां से विवाद सॉर्ट आउट नहीं होता तो कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट। जैसे कि अभी क्या हुआ था, भिलाई के विधायक है, भिलाई नगर के विधायक है देवेंद्र यादव, तो उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जमानत नहीं मिली, उनको हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिली, उनको फाइनली सुप्रीम कोर्ट गए तो उनको जमानत मिल गई। तो ये क्या था, इंटीग्रेटेड प्रोसेस था। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, अगर ये इंटीग्रेटेड प्रोसेस नहीं होता तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच नहीं कर पाते। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय देश में एकीकृत न्यायपालिका के शीर्ष स्तर पर है, इसके बाद राज्यों के उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय एवं अन्य निचली अदालत, जो मैंने कही। ठीक है, उसके बाद क्या आपका, ये क्या करता है, उच्चतम न्यायालय अपील का सर्वोच्च न्यायालय है, नागरिकों के मौलिक अधिकार की गारंटी प्रदान करता है और संविधान का संरक्षण करता है। ठीक है, संविधान का संरक्षक कहा जाता है इसे। ठीक है, और भारत में न्यायालयों की एकल प्रणाली केंद्रीय कानूनों के साथ साथ राज्य कानून पर भी लागू होती है। केंद्रीय कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया अनुच्छेद 21 में प्रावधान है इसका। ठीक है, कि किस तरीके से आपका जो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है वो काम करता है। ठीक है, अगला फीचर क्या है आपका, फंडामेंटल राइट्स। तो जब फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, मौलिक अधिकार की बात करते हो, तो मौलिक अधिकार कहां पर दिया गया आपका, भाग 3 में दिया गया है ना, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार दिया हुआ है आपका। ठीक है, तो ये मौलिक अधिकार क्या करता है, आपके नागरिकों को सुरक्षा देता है कि आपको किस किस चीज का अधिकार है। तो किस किस चीज का अधिकार है, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, 14 से 18 तक क्या बता रहा है, राइट टू इक्वालिटी। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, 19 से 22 तक फ्रीडम की बात हो रही। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 और 24 में, यहां पे चाइल्ड लेबर की बात हो रही है और वर्क इन माइंस की बात हो रही है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, 25 से 28, संस्कृति एवं शैक्षिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 से 30, और क्या है आपका, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ना, आपका जुडिशियल रेमेडी। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है आपका, 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अगला फीचर क्या है आपका, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व मैंने पहले भी बताया था कि ये क्या है, राज्य को ये निर्देशित करती है कि आपका शासन प्रणाली किस प्रकार से होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे लास्ट में हमने जो फंडामेंटल राइट देखा था, इसमें से अगर कुछ भी आपका लागू नहीं होता तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो कि हमें हमारा ये मौलिक अधिकार हनन हो रहा है, और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हो कि आपका ये अधिकार आपको नहीं मिल रहा है। लेकिन जब आप डीपीएसपी की बात करते हो, नीति निर्देशक तत्व की बात करते हो, तब आपको ये सुविधा नहीं होती कि आप ये बोल सको सरकार हमारे लिए ये काम नहीं कर रही है। ये क्या होता है, नॉन जुडिशियल होता है ना, नॉन एनफोर्सेबल होता है, यानी गैर न्याय संगत है, नॉन जस्टिसेबल, गैर न्याय संगत। ठीक है, और इसका उल्लेख किसमें है, भाग 4 में है। और हम किसकी बात करते हैं, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र के आदर्शों की बात कर रहे हैं। ठीक है, और क्या, इसको 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है। क्या क्या वर्ग है इसके, समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। ठीक है, लिबरल इंटेलेक्चुअल। ठीक है, और अगर कहीं पे पूछ लिया जाता है कि कल्याणकारी राज्य का जो प्रावधान है, जो विचार है, वो संविधान के किस भाग में दिया हुआ है, तो किस भाग में दिया हुआ है कल्याणकारी राज्य का विचार, आपके भाग 4 डीपीएसपी में दिया गया है ना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या विचार है आपका, कल्याणकारी राज्य का विचार है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक हो गया कि किस तरीके का आपका डीपीएसपी है ना, और आपको किस तरीके से इसको देखना है।
इसके बाद आपका क्या आ जाता है, और क्या फीचर है आपका, फंडामेंटल ड्यूटीज। अब फंडामेंटल ड्यूटीज क्या क्या आपके कर्तव्य है ना, ये कर्तव्य इनिशियली नहीं डले थे, है ना, इसको बाद में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ, है ना, ये किसके रिकमेंडेशन पर दिया गया, सवर्ण सिंह कमेटी, सवर्ण सिंह कमेटी के समिति के सिफारिश के बाद 42वां संविधान संशोधन जो हुआ, इसको क्या कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें क्या ऐड किया गया, आपके फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किए गए, है ना, और इसको कौन से भाग में रखा गया, 4A 4A, ठीक है। और इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, 51A आर्टिकल, और इसमें टोटल 11 मूल कर्तव्य दिए गए। टोटल कितने मूल कर्तव्य दिए गए, 11 मूल कर्तव्य, ठीक है। इसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कि मूल कर्तव्य कौन से हैं, क्या है, एक एक तो आपको याद करवाया जाएगा कि कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से बार बार पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और क्या फीचर है इसके, सेक्युलर स्टेट है, यानी आपका पंथ निरपेक्ष है। अब जो पंथ निरपेक्ष है, इसमें ये जानना जरूरी है कि भारत का जो सेक्युलर स्टेट का फॉर्मूला है और जो वेस्ट का फॉर्मूला है, दोनों में अंतर है, देखते हैं क्या अंतर है, ठीक है। इसको भी 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया है, ठीक है। भारत का जो संविधान है, भारतीय राज्य को आधिकारिक तौर पर किसी भी धर्म विशेष का समर्थन करने की अनुमति नहीं देता है। ना आप हिंदुइज्म का समर्थन कर सकते हो, ना मुस्लिम का, ना फिर क्रिश्चियन का, ना फिर सिख का, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष की पश्चिमी अवधारणा क्या है आपकी, धर्म और राज्य के बीच में पूर्ण पृथक्करण, मतलब जो चर्च है और स्टेट है उसके बीच में कंप्लीट सेपरेशन। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में आपका राज्य जो है धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करता है, लेकिन पॉजिटिवली हस्तक्षेप करता है ना। धर्मनिरपेक्षता, भारतीय अवधारणा धर्मनिरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा का प्रतीक है, अर्थात सभी धर्मों को समान सम्मान देना या सभी धर्मों को समान रूप से रक्षा करना, ठीक है। जैसे आर्टिकल 14 हो गया, आर्टिकल 15 हो गया, आर्टिकल 16 हो गया, आर्टिकल 25, आर्टिकल 44, ये सब क्या बता रहा है कि आप सभी धर्मों को इक्वल ट्रीट कर रहे हो, ठीक है। अब ये आर्टिकल 44 क्या कह रहा है, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या है, आप सभी धर्मों के लोगों के लिए एक सा कानून लाते हो, ठीक है। अभी जैसे उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ है ना, इसके लिए मैं ना इसके नीचे अभी जो करंट अफेयर की क्लास आपकी आई है संडे को, उसका लिंक डाल दूंगा। उसमें मैंने डिटेल से कवर करवाया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में किस किस फीचर है, कौन कौन से फीचर्स है ना, कि कौन सा आपका कानून किस तरीके से लगेगा, है ना, कि मैरिज में, अडॉप्शन में और आपके प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में कैसे आपका कानून इक्वली लगने वाला है सभी धर्मों पर, ठीक है। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। और क्या आपका यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, है ना, वयस्क मताधिकार। तो 61वें संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है, 61वां संविधान संशोधन। अभी क्या पूछा था सीजीपीएससी में, 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो 61वां संविधान संशोधन जो 1988 में हुआ है ना, उसमें क्या कर दिया गया, आपका आयु को 21 से घटाकर 18 कर दिया गया, ठीक है। जो मैं बोल रहा था कि ये क्या बना रहा है, कानून भी बना रहा है, नियम भी बना रहा है। आपका 21 से 18 करने का नियम कौन बनाया, संविधान बनाया। तो ये क्या है, नियमावली भी है राज्य की, वही देखे थे इसके डेफिनेशन में, ठीक है। अब अगला फीचर क्या है इसका, सिंगल सिटीजनशिप। तो भारत में आप छत्तीसगढ़ के नागरिक हो और आप भारत के नागरिक हो, ऐसा नहीं है। आप भारत के नागरिक हो तो आप किसी राज्य के नागरिक होने की जरूरत नहीं है। आप छत्तीसगढ़ के भी नागरिक हो सकते हो, गुजरात के भी हो सकते हो। लेकिन अमेरिका में क्या होता है कि आप मिशिगन के अलग नागरिक बनोगे और आप किसी और स्टेट जैसे न्यूयॉर्क के अलग नागरिक बनोगे, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ आपको भारत की नागरिकता चाहिए, वहां पर यूएसए की नागरिकता एक अलग है। उसके बाद डिफरेंट स्टेट की अलग अलग नागरिकता है और उसके अलग अलग क्राइटेरिया है, ठीक है। तो ये डिफरेंट चीज है, यहाँ पर सिर्फ एक ही सिटीजनशिप अलाउड है। अगला फीचर क्या है आपका, इंडिपेंडेंट बॉडी। तो स्वायत्त संस्था भी है। कौन कौन सी स्वायत्त संस्था है, निर्वाचन आयोग। अब निर्वाचन आयोग देखो, अमेरिका में भी जब लास्ट टाइम इलेक्शन हुआ था तो अमेरिका के इलेक्शन पर काफी ज्यादा सवाल उठे थे, लेकिन भारत में जब भी इलेक्शन होता है
तो सारी पॉलिटिकल पार्टी भले कितनी ना नुक्र करे, उनको पता है कि कितना पारदर्शी सिस्टम है ना। क्योंकि कभी कोई पार्टी, जैसे दिल्ली की बात की जाए, केंद्र में बीजेपी की सरकार है जो कि दिल्ली में 7 में से 7 लोकसभा सीट जीतती है, और जब 2015 में दिल्ली का इलेक्शन होता है तो 67 सीधे आम आदमी पार्टी जीत रही, आप जीत रही है, और मात्र 3 सीट बीजेपी जीत रही, और कांग्रेस का तो नामो निशान साफ हो गया था, 0 सीट, 0 सीट। अब वही बात की जाए 2019 के लोकसभा की, फिर से 7 में से 60 सीट कौन जीत रहा है? बीजेपी जीत रहा है। अब फिर से आप 2020 की विधानसभा की बात की जाए, है ना, विधानसभा की बात की जाए तो 62 सीट जीत रहा है आम आदमी पार्टी और 8 सीट जीत रही बीजेपी। तो देख लो कितना ड्रास्टिक चेंज है। मतलब आपका इलेक्शन कमीशन क्या दिख रहा है? पारदर्शी दिख रहा है, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पार्टी को मिल रहा है, सेम जगह पे 4 महीने बाद रिजल्ट्स डिफरेंट हो गए, तो जनता अपने मन मुताबिक कर रही है। अब दूसरी बात क्या है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की रिपोर्ट, है ना, ये रिपोर्ट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारे जो अनियमितताएं हैं उसको जाने, जैसे अभी दिल्ली के इलेक्शन में, है ना, अभी दिल्ली का इलेक्शन चल रहा था तो उसमें मुद्दा उठा था, बीजेपी के द्वारा मुद्दा उठाया गया था कि सीएजी की रिपोर्ट आम आदमी पार्टी की जो आतिशी की सरकार थी, जो केजरीवाल की सरकार थी, उन्होंने टेबल क्यों नहीं किया। ठीक है, ये सवाल उठा था क्योंकि उस सीएजी की रिपोर्ट में ना जाने कितने खुलासे होते, क्योंकि अभी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल ही रहा था, चाहे वो शीश महल का आरोप हो, चाहे शराब घोटाला का आरोप हो, चाहे फिर आपका शिक्षा घोटाला का आरोप हो, कितना ही मोहल्ला क्लिनिक का आरोप हो, तो वो चल रहा था। शायद सीएजी में उस चीज को क्लियरली और डिफाइन किया जाता, है ना, संघ लोक सेवा आयोग। अब ये संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, इस तरह की इंडिपेंडेंट संस्था है जो कि आपके अच्छे से अच्छे कैंडिडेट को चुनकर देती है राज्य और केंद्र सरकार को। ठीक है, अब अगला देखो, अगला क्या फीचर है अपने पास? इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी प्रोविजन में क्या है आपके पास? 3 प्रकार की इमरजेंसी है। एक तो आपकी आ जाती है राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि आर्टिकल 352 से लग जाता है। उसके बाद आपका आ जाता है राज्य का आपातकाल या राष्ट्रपति शासन। ठीक है, राष्ट्रपति शासन आप मेनली पढ़ते होगे कि आर्टिकल 356, लेकिन आर्टिकल 365 भी है। अब ये आर्टिकल 365 कब लगता है? जब गवर्नर को लगता है कि आपका जो राज्य सरकार है वो केंद्र के दिए गए दिशा निर्देशों को फॉलो नहीं कर रही। ठीक है, इस तरह का काम होना चाहिए, तो वो काम नहीं हो रहा है, तब आर्टिकल 365 लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ सरकारें होती है जो एक सर्टेन सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स है उनको फॉलो नहीं करती, वहां पर आर्टिकल 365 लग सकता है। उसके बाद आपका क्या है? वित्तीय आपातकाल, तो आर्टिकल 360। ठीक है, अब ये इमरजेंसी का जो प्रोविजन है उसके तहत आपका क्या होता है कि आपका जो संघीय ढांचा है वो एकात्मक ढांचा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? संघीय ढांचा आपका एकात्मक ढांचा में परिवर्तित हो गया कब? जब आपका क्या है, आपका एक प्रकार से आपका इमरजेंसी लगा हुआ या आपदा की स्थिति आई हुई है। ठीक है, तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। अगला देखते हैं, अगला क्या है? 3 टायर गवर्नमेंट है, यानी आपका केंद्र में भी सरकार है, राज्य में सरकार है और लोकल बॉडीज में भी सरकार है। तो लोकल बॉडीज के लिए कहां पर है? 73वां और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में पंचायत और नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता मिली। अब इसको शामिल किया गया भाग 9 और भाग 9 क में, और अनुसूची 11वीं और अनुसूची 12वीं में शामिल किया गया। ठीक है, इसके अलावा अनुसूची बोल रहा हूं, अनुच्छेद 40 में, यानी आर्टिकल 40 में डीपीएसपी में ग्राम पंचायतों का प्रावधान था, और इसी आर्टिकल 40 से आपका इंस्पिरेशन लेकर आपका संविधान संशोधन 73वां और 74वां हुआ, जिससे आपका एडिशन हुआ भाग 9 और भाग 9 का, और शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12। ठीक है, इसके बाद क्या फीचर है आपका? कोऑपरेटिव सोसाइटी का फीचर है। तो 97 जो 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 2011 में, उसमें सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, और सुरक्षा प्रदान की गई। सहकारी समिति बनाने का अधिकार मूल अधिकार आर्टिकल 19 के तहत था। ठीक है, इसको भी ऐड किया गया, है ना। और सरकारी समिति को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी कौन सा फीचर ऐड किया गया? आपका अनुच्छेद 43 ख ऐड किया गया, है ना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 43 ख ऐड किया गया। ठीक है, और सहकारी समिति का नामक एक नया भाग, कौन सा भाग? 9 ख। 9 किसके लिए था? पंचायत के लिए।
9 क किसके लिए था? नगर पालिकाओं के लिए, नगर पंचायत के लिए, और 9 ख किसके लिए? कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, ठीक है, सहकारी समिति के लिए। और आपका क्या आ जाएगा? आर्टिकल 243 जेड एच, 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक, यह आर्टिकल कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगला क्या है फिर आपका? संविधान के सोर्सेस। अब देखो ये जो हमको पढ़ना है ना, संविधान के सोर्सेस, इसको रट लो, जो करना है कर लो। यहां से एक नंबर एक क्वेश्चन आपका फिक्स होता है, ठीक है, अक्सर पूछ लिया जाता है। और इसको ना रटने के अलावा हम समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सी चीज अगर यहां से ली गई है तो इसको और किस तरीके से देखा जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो सोर्स है वो आपका है संविधान, जो आपका अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 से अगर बात की जाए तो क्या लिया गया है? इंस्टीट्यूशंस, संस्थाएं। अगर आपको दिखे कि संस्थाओं की बात हो रही, किस तरीके की संस्था? जुडिशरी, मतलब न्यायालय की बात हो रही है, गवर्नर के पोस्ट की बात हो रही है, राज्यपाल के पोस्ट की बात हो रही है, आपकी बात हो रही है कि आपका सिविल सर्विसेज होना चाहिए, इस तरीके की जब बात हो रही है, जो भी संस्था की बात हो रही है, उस संस्था में आपको क्या देखना है कि आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लागू हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्या क्या इसमें। संघीय योजना, राज्यपाल का पद, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजन, प्रशासनिक विवरण। अब देखो इसको कैसे समझोगे? पहली बात है, संस्थाओं में क्या हो गया? न्यायपालिका हो गया, आपका गवर्नर हो गया, आपका हो गया पीएससी हो गया। अब देखो और क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, है ना, यानी आपकी प्रशासनिक विवरण। तो क्या हो रहा था कि प्रशासन जो है वो, आप अंग्रेजों के समय पे प्रशासन को देख चुके थे, तो आपने क्या किया? प्रशासनिक विवरण कहां से ले लिया? उसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से उठा लिया, भारत शासन अधिनियम 1935 से उठा लिया, क्योंकि उसके बारे में आप ज्यादा अच्छे तरीके से जानते थे, ठीक है, इसलिए आपने वहां से उठा लिया। अब देखो, और आपातकाल की सुविधा, बस ये याद रख लो, बाकी आपको सारी चीज याद हो जाएगी, ठीक है। अगला क्या है आपका? ठीक है, इसको कहां पे लिखूं मैं? इसको बस यहां पे, संस्था। अब ब्रिटेन का संविधान जब आता है तो इसमें एक फीचर है, ये फीचर है संसदीय प्रणाली। संसद से रिलेटेड, पार्लियामेंट से रिलेटेड जितने भी फीचर्स है वो कहां से डिराइव होंगे? आपके ब्रिटेन से डिराइव होंगे। क्या क्या फीचर्स है? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की बात हो, रिट्स की बात हो, प्रेरोगेटरी रिट्स की बात हो, आपकी जो सिंगल सिटीजनशिप की बात हो, आपकी बाइकैमेरल लेजिस्लेशन की बात हो, ये सारी चीजें देखते हैं क्या क्या है। संसदीय सरकार, कानून का शासन यानी रूल ऑफ लॉ, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली। कैबिनेट प्रणाली किसमें होता है? आपकी संसदीय प्रणाली में होती है। संसदीय विशेषाधिकार, अब संसदों का विशेषाधिकार, ठीक है, ये भी संसदीय प्रणाली में होगा। आपका द्विसदनात्मक, है ना, दोनों सदन, राज्यसभा लोकसभा, विशेषाधिकार रिट। तो देखो इसमें कुछ भी याद नहीं करना है, चुपचाप संसद लिखना है, संसदीय प्रणाली, है ना, संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय रिट, आपका एकल नागरिकता, आपका कानून का राज, ठीक है, और क्या बच गया? द्विसदनात्मक। तो ये सारी कैबिनेट प्रणाली, ये सारी चीजें क्या है? आपकी संसद से रिलेटेड है। तो आपको क्या हो जाएगा? ये चीजें अच्छे से याद हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका? अमेरिका आ जाएगा। तो अमेरिका में क्या करना है आपको? जुडिशरी, मतलब न्यायालय से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो कौन डिफाइन करेगा? आपका अमेरिका का संविधान, है ना, वहां से लिया गया है। इवन जब आप राष्ट्रपति को हटाते हो या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हो, है ना, इम्पीच करते हो, वो भी क्या एक प्रकार से न्याय का काम है कि उसने गलत किया तो आप हटा रहे हो, तो वो भी इसमें आ जाएगा। देखते हैं क्या क्या आएगा। मूल अधिकार, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, राष्ट्रपति का महाभियोग, ये भी एक प्रकार से क्या हो गया? कोर्ट वाला काम हो गया। न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाना, ये भी एक प्रकार से क्या हो गया? आपका न्याय हो गया। उपराष्ट्रपति का पद,
तो देखो आप में इसको दो चीज याद रखनी है, बाकी सब न्यायालय से रिलेटेड है। एक है मौलिक अधिकार और दूसरा उपराष्ट्रपति का पद, है ना। अमेरिका में क्या याद रखना है, मौलिक अधिकार और उपराष्ट्रपति का पद। इसके सिवा और ज्यादा कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कि इन तीनों चीजों में से क्या क्या हमको याद है। गवर्नमेंट, भारत शासन अधिनियम ना, भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। अब देखो यहां पे मैं इंग्लिश में भी लिख लूंगा क्योंकि हमने हिंदी में पढ़ लिया है पूरा, ठीक है। तो भारत शासन अधिनियम 1935, तो मैंने क्या बताया था, इसमें क्या देखना है, संस्था देखना है। तो आपको भी क्या करना है, जैसे मैं लिख रहा हूं, आपको भी, आपने पिछला स्लाइड पढ़ लिया, अब आपको भी अपने दिमाग में जोड़ डालना है कि क्या क्या आएगा। संस्था में सबसे पहले क्या संस्था थी, आपकी न्यायालय। उसके बाद आपका पीएससी, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे कोई भी पीएससी हो। उसके बाद कौन सा था, गवर्नर का पद। ठीक है। और उसके बाद क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव रूल। ठीक है। और फेडरल पावर, फेडरल सिस्टम, किस तरीके से फेडरल सिस्टम होगा। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमको रिकॉल हो गई क्योंकि हमने क्या फॉर्मूला बना लिया संस्था का। ठीक है। अब उसके बाद क्या जाएगा, ब्रिटेन। इसमें क्या फॉर्मूला है, संसद। अब संसद में संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली। अब इसी संसदीय प्रणाली में संसदीय रिट, ठीक है। और संसद का विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार। उसके बाद रूल ऑफ लॉ, है ना, प्रेरोगेटरी रिट्स। ठीक है। और क्या हो जाएगा, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। और क्या हो जाएगा आपका, एकल नागरिकता के अलावा और क्या चीजें थी इस पे ये चीज थी, कैबिनेट सिस्टम, है ना, कैबिनेट सिस्टम। तो ये जो मोटा मोटी चीजें थी ये हमने देख ली, है ना। अब देखो अमेरिका वाले में, यूएसए, इसमें क्या है, जुडिशरी। तो जुडिशरी तो बाद में देखूंगा, सबसे पहले क्या देखते हैं कि क्या चीज याद रखनी थी, मूल अधिकार और उपराष्ट्रपति का पद। ठीक है। मूल अधिकार हो गया और उपराष्ट्रपति का पद हो गया। अब न्यायालय से रिलेटेड चीजें, न्यायालय की स्वतंत्रता, है ना, न्यायालय की इंडिपेंडेंस, जुडिशियल रिव्यू। अब आपका राष्ट्रपति, आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस का महाभियोग, है ना, उनको पद से हटाने की प्रक्रिया, ये भी किसमें आ जाएगा, आपका यूएसए वाले में आ जाएगा। तो हो गया ना रिवाइज। किससे रिवाइज हुआ, क्या हमने रटा, हमने सिर्फ और सिर्फ क्या याद किया कि जो भारत शासन अधिनियम है उसमें क्या लगता है, ब्रिटेन वाले में क्या लगता है, यूएस वाले में क्या लगता है। ठीक है। अगला देखो, अब आयरिश संविधान से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ली गई है वो क्या है, आपका डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, निर्वाचन की विधि राष्ट्रपति की, और राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन। ठीक है, कि किस तरीके से राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन होगा। अब देखो यहां पे क्या लिखा है, नॉमिनेशन, एक चीज आएगा इलेक्शन, इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये किसके द्वारा किया जाता है, साउथ अफ्रीका। ठीक है। तो ये डिफरेंस याद रखना है क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, नॉमिनेशन किसका था और इलेक्शन किसका था। ठीक है। तो यहां पे क्या क्या आपका डीपीएसपी है, दूसरा राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, और आपका नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। ठीक है। उसके बाद क्या है आपका कनाडा का संविधान। कनाडा के संविधान में जितना भी केंद्रीकृत चीज है, केंद्रीकृत चीज, है ना, जिसमें केंद्रीय कंट्रोल ज्यादा बढ़ रहा है, वो क्या होगा, कनाडा वाला होगा। देखते हैं क्या क्या है।
सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, क्या है सशक्त केंद्र, तो क्या है कनाडा। अवशिष्ट शक्तियों केंद्र में निहित होना, ठीक है, जो रेसिड्यू पावर है वो केंद्र के पास जाना, जहां पे केंद्र केंद्र आ रहा है कनाडा, ठीक है, क्या है रेसिड्यूअल पावर। केंद्र द्वारा राज्य का राज्यपालों की नियुक्ति, तो राज्यपाल की नियुक्ति मतलब एक प्रकार से केंद्र का कंट्रोल होना, तो इसमें भी क्या आ जाएगा आपका कनाडा आ जाएगा। उच्चतम न्यायालय को सलाहकारी क्षेत्र अधिकार, बस यही याद करना है आपको, उच्चतम न्यायालय को सलाहकारी क्षेत्र अधिकार, ठीक है, एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसके सिवा बाकी कुछ याद करने की जरूरत नहीं, आपका ये केंद्रीकृत वाला चीज से, केंद्रीय पावर से, केंद्रीय कंट्रोल से आपका याद हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है, एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अगला देखो, ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया का संविधान क्या क्या कहेगा आपका, समावर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, मतलब जहां पे भी आपका थोड़ा सा कंसेंसस की बात हो, है ना, कंसेंसस की बात मतलब संविधान के दोनों सदन की बैठक कब होगी, ज्वाइंट सिटिंग कब होगी, जब आपको कंसेंसस चाहिए होगा। समावर्ती सूची मतलब उसमें राज्य भी कानून बना सकता है, केंद्र भी कानून बना सकता है। तो इस तरह की चीजें किसके पास है, ऑस्ट्रेलिया के पास है, ठीक है, डन हो गया। सबसे पहले आयरिश में क्या क्या देखा, एक देखा डीपीएसपी, दूसरा आपने डीपीएसपी देख लिया, फिर राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि देख ली, और आपने तीसरा देख लिया नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। उसके बाद क्या आ गया आपके पास, कनाडा के, कनाडा में केंद्र की शक्ति, राज्यपाल वाला, केंद्र और रेसिड्यू पावर वाला, ठीक है, ये सारी चीजें आपने किस में देख ली, आपने कनाडा वाले में देख ली। और कनाडा में एक स्पेशल एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब उसके बाद क्या आएगा, ऑस्ट्रेलिया आएगा। ऑस्ट्रेलिया में क्या, जो दोनों कंसेंसस वाली चीज है, समावर्ती सूची और आपका क्या था, आपका समावर्ती सूची हो गया और एक जॉइंट सिटिंग हो गया, ये दोनों चीज हो गई, ठीक है, ये भी याद हो गया। अगला कौन सा है आपका, अगला है आपका जर्मनी। तो जर्मनी का वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें क्या है, आपातकाल के दौरान मूल अधिकार का निलंबन। तो इसको कैसे याद रखोगे, जर्मनी में कौन था, हिटलर था, हिटलर को क्या मूल अधिकार की पड़ी होगी, नहीं पड़ी होगी, तो हमने कहां से लिया, जर्मनी से, मूल अधिकार का निलंबन आपातकाल के समय। उसके बाद यूएसएसआर से, यूएसएसआर से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य किससे लिया हमने, यूएसएसआर से लिया। और उद्देशिका में जो न्याय है, न्याय के जो 3 कंपोनेंट है, कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये हमने कहां से लिए हैं, यूएसएसआर से लिए। यूएसएसआर से सिंपल चीज लिए, एक मौलिक कर्तव्य, और दूसरा जो न्याय के 3 कंपोनेंट है, जस्टिस कैसा होना चाहिए, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, यानी सामाजिक, आर्थिक और आपका राजनीतिक, ठीक है। अब फ्रांस से हमने क्या लिया, फ्रांस से हमने लिया है गणतांत्रिक व्यवस्था, यानी रिपब्लिक, और आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये 3। उद्देशिका में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का आदर्श, ठीक है, और क्या, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, रिपब्लिक और आपका लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, यानी समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। ये कहां से लिया हमने, फ्रांस से लिया। ये बहुत बड़ी क्रांति थी, फ्रांस की क्रांति, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा आपका, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया था हमने, इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, और नॉमिनेशन कहां, कौन करवा रहा था, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन, नॉमिनेशन ये लोग करवा रहे। और दक्षिण अफ्रीका क्या करवा रहे, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, किस प्रकार से संविधान में संशोधन किया जा सकता है, उसको कहां से लिया हमने, साउथ अफ्रीका से लिया, ठीक है। जापान से क्या लिया हमने, जापान से बहुत सिंपल चीज ली है कि किस तरीके से आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, अगर पूछ लिया जाए कहां से लिया, तो जापान से लिया। उसके बाद क्या बच जाता है आपका, और कुछ कुछ संविधान में क्या है आपका, संविधान का संरचना भाग, भारत शासन अधिनियम 1935 से, तो जो हमने देख लिया था, ठीक है। और संविधान का दार्शनिक भाग, दार्शनिक भाग कहा जाता है मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, तो कहां से लिया गया, अमेरिका से लिया गया आपका मूल अधिकार, और आयरलैंड से लिया गया आपका डीपीएसपी, ठीक है। संविधान का राजनीतिक भाग ब्रिटेन से लिया गया है। राजनीतिक भाग क्यों कहा जा रहा है इसको, क्योंकि आपका संसद की जो भी प्रक्रिया है वो कहां से लिया गया, आपका ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। तो ये चीज आपको क्या करनी है, दिमाग में रखनी है कि कौन कौन सी चीजें कहां कहां से ली गई है, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा संविधान की किस प्रकार से व्यवस्था, विशेषताएं हैं, और आपका जो संविधान में क्या क्या चीजें कहां कहां से ली गई है। तो आपको अच्छे से याद रखना है, 1935 इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूएसएसआर इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूके इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूएसए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जापान इंपॉर्टेंट है, फ्रांस इंपॉर्टेंट है, साउथ अफ्रीका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इतने देशों से जो चीज लिया तो 60 देशों से गया है,
लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें कहां से ली गई है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आपको याद रखना ही है, क्योंकि 1 नंबर में सवाल आ जाता है, ठीक है। और नहीं हो रहा है, इस वीडियो को, इस पोर्शन को 2 बार देख लेना, है ना। मैंने इस तरीके कराने की कोशिश की है कि आपको रटा जाए चीजें, क्योंकि इसको रटने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है ना। रटना भी कैसे, समझ के रटना है कि संस्था, केंद्र वाला कंट्रोल, आपका संसद वाली बात, न्यायालय वाली बात, तो ये सारी चीजें देखकर आपको समझनी है, ठीक है। तो हो गया, ये चीजें समझ में आ गई। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में फिर मिलते हैं।